गुड मॉर्निंग बच्चों। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पिछले क्लास क्या फिनिश्ड कर लिए थे, जो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल, फिर हम लोग इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, ये सब का सब है भाई आपका टर्म है। एक पॉइंट जानना है, एक वैसा ही समझें जब कोई आपके घर में मेहमान आता है तो सबसे पहले उसको जान पहचान करते हैं, फिर उसके बारे में क्राइटेरिया समझते हैं हम लोग। वैसा ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी हम लोग नए नए मेहमान को जान पहचान करा रहे हैं, और जैसे ही स्टार्ट कर देंगे एक चैप्टर, पूरे उसके बारे में प्रॉपर्टी जानेंगे। लेकिन ये बात समझें, जो यदि आप ये सब नहीं जानेंगे तो यदि हैलो अल्केन, कीटोन, जो आप 12th के चैप्टर जानते होंगे, सुने होंगे, वे सब कतई नहीं समझ में आएगा। ये उसी को समझ में आएगा जो ये छोटे छोटे बात को जानता रहेगा। तो आज हम बात करते हैं बेसिसिटी वर्सेस न्यूक्लियोफिलिसिटी। बेसिसिटी वर्सेस न्यूक्लियोफिलिसिटी पहले देखते जाइए क्या है। एनी रिएक्शन आर कंट्रोल्ड बाय टू फैक्टर। जितना भी रिएक्शन आप देख रहे हैं, कोई रिएक्शन हो रहा है, वे रिएक्शन एक साइंटिफिक तौर पे दो तरह से कंट्रोल होता है। एक का नाम रख दिया गया है थर्मोडायनामिक फैक्टर और दूसरे को नाम रख दिया गया है काइनेटिक फैक्टर। जब हम लोग कोई रिएक्शन कराते हैं तो दो ही काम होता है, या तो हीट इवॉल्व होता है या नहीं तो हीट एब्जॉर्ब होता है। या तो हीट इवॉल्व होता है या नहीं तो हीट एब्जॉर्ब होता है। यदि हीट इवॉल्व हो तो कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यदि हीट इवॉल्व हो तो क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और यदि हीट एब्जॉर्ब हो तो उसको कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। यदि हम लोग गैस जलाते हैं तो गैस जब जलाते हैं तो क्या आप वहाँ जब रहते हैं तो क्या महसूस होता है, गर्मी फीलिंग होता है कि नहीं होता है? तो वे एक प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। वे प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। दूसरा, आप क्या कीजिए, एक गिलास पानी लीजिए, एक गिलास पानी लीजिए और उसमें 3-4 चम्मच नमक आप डाल दीजिए। देखिएगा उस गिलास को पकड़े रहेंगे आप तो कोल्डनेस महसूस होगा, ठंडा महसूस होगा, और इसका रीजन है वे प्रोसेस क्या है, एंडोथर्मिक है। वे हम लोगों से एनर्जी, बाहर से वे एनर्जी को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इस तरह से रिएक्शन मेनली दो ही टाइप का होता है, या तो एक्सोथर्मिक होगा या नहीं तो एंडोथर्मिक होगा। तो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वे थर्मोडायनामिकली अलाउ किया गया है, मतलब वे रिएक्शन जो है होता है। अब क्यों होता है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट सिस्टम से निकलता है, मतलब दुनिया में जितना भी हीट निकले वे पोटेंशियल एनर्जी का ही फॉर्म है। अब पोटेंशियल एनर्जी घटता है मतलब स्टेबिलिटी बढ़ता है, मतलब रिएक्शन फास्ट होगा। तो जितने भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वे अलाउ है, मतलब फेवरेबल है, वे नेचर में आसानी से होता है। लेकिन जितने भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है वे सभी का सभी फेवरेबल नहीं है। दूसरा टर्म है, यहाँ पे हम काइनेटिक फैक्टर बात करेंगे, तो काइनेटिक फैक्टर के लिए एक्टिवेशन एनर्जी का टर्म आएगा। तो समझें पहले एक्टिवेशन एनर्जी। तो हम क्या बात कर लिए हैं, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो पहले छोटा सा पॉइंट हम लिख रहे हैं आपको, यदि एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाए तो क्या समझेंगे, हीट इवॉल्व्ड इन ए रिएक्शन। एक रिएक्शन में यदि हीट इवॉल्व होता है तो उसको ही हम लोग कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक वैसा रिएक्शन यानी हीट एब्जॉर्ब्ड इन ए रिएक्शन, और एक रिएक्शन में यदि हीट एब्जॉर्ब होता है तो उसको हम लोग कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। यदि फिजिकल के भाषा में कहें तो इसके लिए डेल एच जो होगा वे पॉजिटिव, और इसके लिए डेल एच जो होगा वे निगेटिव। और डेल एच का मतलब होता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जो एक रिएक्शन के दौरान जितने हीट चेंजिंग हो, जितने हीट क्या हो, चेंजिंग हो। चेंज मतलब या तो एब्जॉर्ब हो या नहीं तो इवॉल्व हो,
तो उसको ही नाम रख दिया गया है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। सपोज कीजिए हम लोग खाना बनाते हैं और खाना बनाने के लिए 5000 जूल हमको लगा खाना बनाने में, तो खाना बनाने का जो एंथैल्पी कहा जाएगा 5000 जूल। मतलब एक कंप्लीट प्रोसेस के दौरान जितने एनर्जी या तो एब्जॉर्ब हो जाए, मतलब उसमें लग जाए, या नहीं तो उससे निकले, तो हम कहेंगे वही उसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है। सपोज कीजिए आप नीट का तैयारी कर रहे हैं और आपके पिताजी को आपको डॉक्टर बनाने तक 10 लाख रुपया लगा, तो वे जो 10 लाख हो गया वे आपकी एंथैल्पी हो गया, मतलब लगा। तो इस तरह से किसी भी प्रोसेस के दौरान जितना एनर्जी या तो एब्जॉर्ब हो जाए या नहीं तो इवॉल्व हो, उसको ही किस नाम से कहा गया है, एंथैल्पी। और उस एंथैल्पी का रिप्रेजेंटेशन किससे किया जाता है, डेल एच। तो ये एनर्जी इवॉल्व भी हो सकता है और एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकता है। तो हमको समझना है काइनेटिक फैक्टर। तो पहले इसको वीडियो को पॉज करें, नोट करें, चलें अब देखें, फिर इस बात को समझें। मान लिया जाए ए और बी रिएक्शन कर रहा है, कुछ न कुछ क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। इसका ये जो अभी बात कर रहे हैं वे फिजिकल में केमिकल काइनेटिक्स से भी रिलेटेड है। अब यहाँ पे ये रिएक्शन हो रहा है, तो ये रिएक्शन क्या हो सकता है, एंडोथर्मिक भी हो सकता है और एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। तो पहले हम मानते हैं इफ रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, तो उस सिचुएशन में किस तरह का होगा। हम केमिकल काइनेटिक्स में बात करेंगे। जो रिएक्शन जो होता है कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट के कारण होता है, कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट के कारण होता है। और जहाँ कहीं भी कोलिजन होता है वहाँ एक ऐसा सिचुएशन आता है जो एनर्जी इंक्रीज करने लगता है, लेकिन इंक्रीज एनर्जी में स्टेबिलिटी नहीं है, इसीलिए फर्दर डिक्रीज करता है और डिक्रीज करके प्रोडक्ट बनाता है। लेकिन निश्चित रूप से रिएक्शन के दौरान कोलिजन होता ही है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में समझें, ऐसा ये पोटेंशियल एनर्जी और ये रिएक्शन प्रोग्रेस, कोई भी रिएक्टेंट है ए और बी, कुछ न कुछ इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा ही। तो ए और बी दोनों का पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग होगा। कोलिजन करना स्टार्ट किया और जैसे ही कोलिजन करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते एक मैक्सिमम सिचुएशन में पहुंच जाएगा, जो हाई एनर्जी स्टेट, यहाँ पे जो हो जाएगा हाई एनर्जी स्टेट। लेकिन हाई एनर्जी स्टेट में स्टेबल नहीं होता है। अगेन ये क्या होगा, फिर जितना एनर्जी था उससे कहीं कम हो गया एनर्जी, और यदि एनर्जी उससे कम हो गया तो यहाँ से यहाँ और फिर देखिए यहाँ से यहाँ, ये जो दोनों के बीच डिफरेंस आ गया, मतलब पहले जितना रिएक्टेंट का एनर्जी था उससे अब कम हो गया, तो चेंज आ गया। इसी चेंज को क्या कहते हैं, डेल एच कहते हैं। इसी चेंज को क्या कहते हैं, डेल एच, चेंज इन एंथैल्पी। और ये जो इतना एनर्जी इंक्रीज हुआ, इतना एनर्जी इंक्रीज हुआ, ये एनर्जी जिस रिएक्टेंट के पास होगा, जिस रिएक्टेंट के पास होगा उस केस में कहलाएगा थ्रेशोल्ड एनर्जी। ध्यान दें, उस केस में कहलाएगा इस एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी। लेकिन जिसके पास नहीं होगा, बाहरी सोर्स से लेगा, उसके लिए कहलाएगा एक्टिवेशन एनर्जी। नहीं समझे बात। यदि हम क्या करें, जो है सो दो पत्थर को टकराए तो उससे चिंगारी निकला और उस चिंगारी से हम किसी लकड़ी को जलाना चाहें, नहीं जला, लेकिन माचिस से जलाना चाहें और जल गया, इसका मतलब उस लकड़ी को जलाने के लिए ज़्यादा एनर्जी का जरूरत पड़ेगा। तो जितना बाहरी सोर्स से मिला उसको ही हम लोग कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। और इसमें आप टेंशन ना करें, जस्ट आपका केमिकल काइनेटिक्स चल रहा है, हम बात करेंगे डिटेल से, क्योंकि 12th में आता ही है जो व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन अभी तत्काल के लिए आप तत्काल के लिए क्या सोचेंगे, जो जितना एनर्जी बढ़ गया वही क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन
एनर्जी हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी। दूसरा ग्राफ, इफ रिएक्शन इज इंडोथर्मिक, यदि रिएक्शन इंडोथर्मिक हो, सेम यही रिएक्शन ले रहे हैं, इसी पर आपको समझा रहे हैं, तो इस तरह का अगेन हम पोटेंशियल एनर्जी, रिएक्टेंट ए और बी कोलाइड किया, कोलिजन किया, टकराया, मैक्सिमम एनर्जी। लेकिन इस बार जो प्रोडक्ट बना उसका एनर्जी रिएक्टेंट से कहीं ज़्यादा हो गया, तो ये डेल एच कहलाएगा, ये कहलाएगा। लेकिन इसमें क्या आप देख रहे हैं, आरपी मतलब रिएक्शन प्रोग्रेस, इसमें क्या देख रहे हैं, जो जितना रिएक्टेंट का एनर्जी है उससे कहीं ज़्यादा एनर्जी प्रोडक्ट का है। तो इस टाइप का रिएक्शन अलाउ नहीं होता है। मतलब रिएक्शन का मतलब होता है जो रिएक्टेंट से एनर्जी कम हो जाए, वे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है, मतलब अपने आप होता है, आसानी से होता है, फेवर्ड होता है। लेकिन एक वैसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी क्या हो जाए, बढ़ जाए, वे रिएक्शन आसानी से फेवर्ड नहीं होता है। तो फिर यहाँ से यहाँ जो हम देख रहे हैं यही क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। तो एक्टिवेशन एनर्जी में सिंपली अभी ये बात सोच के समझें, जो एक रिएक्टेंट से जितना एनर्जी मैक्सिमम तक होने में, एक रिएक्टेंट से मैक्सिमम एनर्जी तक, यहाँ भी हम लोग कह देंगे जो हाई एनर्जी स्टेट होने में जितना एनर्जी है लगता है उसको ही नाम रख दिया गया एक्टिवेशन एनर्जी। तो थोड़ा सा और समझें, जितना ही एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, एक्टिवेशन एनर्जी जितना ही ज़्यादा होगा, रिएक्शन का रेट तो उतना ही कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उतना हाई एनर्जी तक जाना पड़ेगा फिर प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो एक्टिवेशन एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ रिएक्शन, EA इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ रिएक्शन, ऑलवेज एक्टिवेशन एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा, ये जो दिखाए ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो किसी भी केस में एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कम होगा। तो वीडियो को पॉज करें, नोट करें। तो इस पॉइंट को पहले समझाया, उसी को लिख दिए हैं। ऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर थर्मोडायनामिकली अलाउ एंड ऑल इंडोथर्मिक reaction are thermodynamically not allowed. If a reaction has high activation energy, then it is said to be kinetically disfavored. On the other hand, reaction of low activation energy kinetically allowed. अब थोड़ा सा हम बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी पर सोचें। देखें, एक स्पेसीज है जिसके पास नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और यदि लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो उसको ही हम लोग बेस कहेंगे, उसको ही हम न्यूक्लियोफाइल कहेंगे, उसको ही हम बेस कहेंगे, उसको ही हम न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। तो आज आप समझें जो बेस कब कहा जाएगा और न्यूक्लियोफाइल कब कहा जाएगा। यदि ये H+ से कंबाइन करें, यानी इक्विलिब्रियम स्टेट पे होल्ड कराए H को, यहाँ H+, यहाँ H, ये रिलीज हो रहा है, तो इस समय ध्यान दें, इस समय इसको हम क्या कह देंगे, ये बेस है, एक्ट एज बेस। यदि इक्विलिब्रियम पे H+ से मिल रहा है, होल्ड करा रहा है, मतलब यूं समझे जो ये लॉन पेयर स्पेसीज H+ से मिल रहा है तो हम कह देंगे ये बेस है। इसी बात को फिर समझें, यदि यही एक सबस्ट्रेट से कंबाइन कर रहा है, एक कार्बन स्पेसीज से कंबाइन कर रहा है, यहां प्लस है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, उस समय यदि ये कंबाइन कर रहा है तो ये बिहेव करेगा न्यूक्लियोफाइल
फाइल की तरह से इस समय कैसा बिहेव किया, बेस की तरह से। तो बेस कब कहेंगे, जब ये H+ से मिलेगा। तो इस समय जो बात होगा ये होगा बेसिसिटी का बात होगा, मतलब कितना बेसिसिटी, मतलब कितना H+ के साथ कंबाइन करने का टेंडेंसी है। और इस समय जो बात होगा वे बात होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी का, मतलब कितने आसानी से ये इस कार्बन से कंबाइन कर जाता है, उसको जो मेजर करेंगे वे है न्यूक्लियोफिलिसिटी। कितने आसानी से H+ से कंबाइन कर जाता है उसको जिस स्ट्रेंथ में मेजर करेंगे उसका नाम है बेसिसिटी। तो आज हम ज्यादा नहीं बात करेंगे, इतना ही बात कह देंगे जो न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो इट इज कंट्रोल्ड बाय काइनेटिकली, ये कंट्रोल होगा काइनेटिकली, मतलब बेसिसिटी का निर्णय हम एक्टिवेशन एनर्जी के आधार पर लेंगे। और ये जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो निर्णय है वे काइनेटिकली लेंगे, और बेसिसिटी का निर्णय है इट इज कंट्रोल्ड बाय थर्मोडायनामिकली। क्या समझे बात, थोड़ा सा उलझा हुआ बात है। सबसे पहले कोई लोन पेयर कंटेनिंग कोई नेगेटिव चार्ज यदि H+ से मिलता है तो उस समय ये बेस कहलाएगा, यदि कार्बन से मिलता है तो न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। बेस यदि कह दिए तो कितने आसानी से H+ के साथ कंबाइन कर जाता है, किस तरह का स्टेबिलिटी है, उसको मेजर हम बेसिसिटी के टर्म में करेंगे। कितने आसानी से कार्बन से मिल जाता है उसको न्यूक्लियोफिलिसिटी के टर्म में बात करेंगे। बेसिसिटी कंट्रोल होगा थर्मोडायनामिकली और न्यूक्लियोफिलिसिटी कंट्रोल होगा काइनेटिकली। तो ये मत सोचे जो इतना ही में हम फिनिश्ड हो गया न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी, यही सब तो हम लोग बात करेंगे। तो अगले रोज और हम बात करेंगे इसी के ऊपर जो ये क्या है, क्योंकि ये कंपटीशन और 12th दोनों के लिए इम्पोर्टेंस है, इसीलिए आप टेंशन ना लेंगे। जो थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, यदि हम पढ़ाएं और समझने में प्रॉब्लम हो, ये हो ही नहीं सकता। सिर्फ आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।